नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राजव्यवस्था के अध्याय संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री की शक्तियां का अध्ययन करेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके बारे में विशिष्ट तथ्यों का अध्ययन हमने किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के वृत्तखंड की मुख्य आधारशिला है, अर्थात भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री का पद एक केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री के पद के महत्व को स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि वह सरकार की नीतियां निर्धारित कर सकता है कि सरकार किस दिशा में काम करेगी, क्या क्या काम करेगी। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्रों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा, यह सारा निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद करता है। कोचने के अनुसार औपचारिक शक्तियों की परवाह न करते हुए प्रधानमंत्री दल व सरकार दोनों का वास्तविक नेता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री अगर दल का भी नेता है और सरकार का तो नेता है ही, तो बहुत अच्छे से वह सरकार चला सकता है। अगर दल व सरकार का नेता दोनों अलग अलग व्यक्ति भी है, तो दल के नेता को सरकार के नेता के अनुसार काम करना चाहिए, तभी सरकार अच्छे ढंग से कार्य कर सकती है। श्री गौडगिल ने आशंका व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री को इतनी अधिक शक्तियों व प्रभाव से विभूषित किया गया है कि यदि वह स्वभाव से सच्चा लोकतांत्रिक नहीं है तो वह अधिनायक बन सकता है। भारतीय संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिकाओं की व्यवस्था की गई है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। काम सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन कार्य सारे प्रधानमंत्री करता है। ऐसी संविधान में व्यवस्था है। उपरोक्त सभी वक्तव्य प्रधानमंत्री के पद के महत्व और प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः प्रधानमंत्री अनेक भूमिका और दायित्वों का निर्वाह करता है, जिसके माध्यम से उसका पद अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री पंडित नेहरू की तस्वीर हमारे सामने है। पंडित नेहरू ने 1947 से लेकर 1964 तक भारत को प्रधानमंत्रित्व दिया। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 27 मई 1964 को उनकी डेथ हो गई। उसके पश्चात गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक बने। उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 11 जनवरी 1966 को आधिकारिक यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, 24 जनवरी 1966 को वे भारत की प्रधानमंत्री बनी और 3 बार वो भारत की प्रधानमंत्री रही। इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। सरदार मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने भारत को उदारवाद दिया। वे भारत में उदारीकरण के जनक जाने जाते हैं। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। यह अपना दूसरा टर्म पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार भारतीय प्रधानमंत्री पूरी प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात कैबिनेट में सर्वोच्च होते हैं और उनके अनुसार ही देश की शासन व्यवस्था को क्रियान्वित किया जाता है। संघीय कार्यपालिका
प्रधानमंत्री जिसका वास्तविक शासक होता है, अध्यक्ष होता है, की शक्तियां कौन कौन सी। इस संदर्भ में हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री की शक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का निर्माता। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। यह उसका महत्वपूर्ण दायित्व है। यद्यपि यह राष्ट्रपति का संवैधानिक दायित्व है, लेकिन वास्तव में मंत्रिपरिषद का चयन प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री चूंकि सरकार का अध्यक्ष होता है, इसलिए वह महत्वपूर्ण दायित्व अपने पास रखता है। वह सारी की सारी कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। मंत्रियों के चयन में उसे कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देश के विभिन्न भागों, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, हितों, धर्मों, वर्गों का प्रतिनिधित्व, दल के विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उचित विभाग इत्यादि उसे अपने निगाह में रखने पड़ते हैं। अगर कई दलों के सहयोग से सरकार बनाई गई है तो ऐसे में विभिन्न डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए तलवार की धार पर चलने के समान होता है। वर्तमान समय में ऐसा अनुभव होता है कि इस स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है तथा प्रधानमंत्री पद उतना शक्तिशाली नहीं रह गया है। सामान्यतः प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माता एवं संचालन करता ही नहीं, अपितु उसके जीवन को समाप्त करने वाला भी होता है। मिलीजुली सरकार का प्रधानमंत्री सत्ता के शीर्ष से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का सहायक एवं सलाहकर्ता। संविधान के आर्टिकल 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार उसे कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों को मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करे। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, अर्थात राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की जो कड़ी है वह प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है दल का नेता। दल अपने नेता से शक्ति प्राप्त करता है। नेता का व्यक्तित्व, विचार और सबको साथ लेकर चलने की शक्ति पर निर्भर करता है। वह दल कितना मजबूत है। सिद्धांत है संसदीय दल का नेता और प्रधानमंत्री दो अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। कोचनेक ने इस संबंध में टिप्पणी की थी कि औपचारिक शक्तियों की परवाह न करते हुए प्रधानमंत्री दल व सरकार दोनों का वास्तविक नेता होता है। यदि दोनों पदों पर दो विभिन्न व्यक्ति होते हैं तब भी प्रधानमंत्री के नीति के अनुसार यदि दलीय अध्यक्ष कार्य नहीं करता है तो उसे कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बताया जा सकता है श्री नेहरू और कृपलानी, श्री नेहरू और टंडन, श्रीमती गांधी और श्री निजलिंगप्पा। नेक्स्ट है नीति निर्माता। प्रधानमंत्री नीति के संबंध में महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अति आवश्यक नेतृत्व देश को प्रदान करता है। राष्ट्रीय हितों, जनता की भावनाओं तथा स्वयं के दल के सुदृढ़ आधार के व्यापक उद्देश्यों को सामने रखकर ही नीतियां बनाई जाती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की भूमिका निर्णायक होती है। नेक्स्ट है संसद के साथ संबंध। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होता है
वह संपूर्ण संसद को नेतृत्व प्रदान करता है। मंत्रिमंडल के परामर्श के पश्चात वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत व समापन की सलाह देता है। उसे लोकसभा को विघटित करने का महत्वपूर्ण अधिकार है। सिद्धांततः यह राष्ट्रपति के अधिकार हैं, पर राष्ट्रपति यह कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। लोकसभा का जीवन काल भी प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, जैसा श्रीमती गांधी के शासनकाल में हुआ था। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा में अपने भाषण के माध्यम से वह सरकार की नीतियों को स्पष्ट करता है तथा विभिन्न विभागों की किसी गलत फहमी को भी स्पष्ट करता है। वह विरोधी दल के सहयोग व समर्थन को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रश्नकाल में वह विरोधी दल के सदस्यों के प्रश्नों की बौछार को किस प्रकार झेलता है तथा किस प्रकार विरोधियों को संतुष्ट करता है, यह उसकी वाक्पटुता व व्यक्तित्व कार्यशैली पर निर्भर करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वस्तुतः ये 12 सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपातकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका। यद्यपि आपातकाल में शक्तियां सिद्धांततः राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं, तथापि उनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। इसके प्रयोग एवं दुरुपयोग के लिए दोनों तरह के उदाहरण सामने आते रहते हैं। 1975 में जिस प्रकार अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया गया वह सर्वविदित है। 26 जून 1975 को बिना मंत्रिमंडल की सलाह से आपातकाल की घोषणा कर दी गई। संविधान संशोधनों द्वारा प्रधानमंत्री की सत्ता में वृद्धि हेतु मनमाने परिवर्तन किए गए। इन सब दृष्टांतों से स्पष्ट हो जाता है कि आपातकालीन शक्तियां वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग की जाती हैं। यह बात और है कि ऐसे सत्ता के दुरुपयोग को जनता निर्वाचन के दौरान नकार देती है। अनुच्छेद 356 के द्वारा केंद्र का सत्ताधारी दल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्यों में अपना सतत दबाव बनाए रखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए राज्यपाल के प्रतिवेदन जानने कारणों से राष्ट्रपति आदेश आवश्यक होते हैं, तथापि प्रधानमंत्री के निर्देश पर ये सब कार्य संपन्न कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रधानमंत्री के विचारों तथा व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। पंचशील हो, एशियाई देशों को संगठित करने का सिद्धांत हो, प्रधानमंत्री की भूमिका अहम होती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश को सम्मान प्राप्त होता है तो उसकी सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रभाव देश की आंतरिक राजनीति पर पड़े बिना नहीं रह सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को फॉलो किया तो पूरी दुनिया में भारत का नाम हो गया। भारत को विश्व के मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराने में नेहरू तथा श्रीमती गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका जग जाहिर है। प्रधानमंत्री तथा राज्यों के साथ संबंध। केंद्र राज्य संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसका नेतृत्व यदि समन्वयकारी, प्रभावशाली तथा शक्तिशाली हो तो सामान्यतः राज्य सरकारों के विरोध के स्वर मुखर नहीं होते हैं। यही कारण है कि पंडित नेहरू के शासनकाल में मजबूत केंद्र का वातावरण बना रहा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों में किसी मुद्दे पर विवाद हो तो प्रधानमंत्री मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करते हुए राज्यों के विवाद को न्यायोचित ढंग से सुलझाने का प्रयास करता है। राज्यपाल की नियुक्ति एवं अनुच्छेद 356 के माध्यम से वह राज्य राजनीति में हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की कृपा एवं संरक्षण की शक्तियाँ। विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों, विदेशों में भारतीय राजदूतों, महाधिवक्ता, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे नियंत्रक या महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति
प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही की जाती है। मानवोचित महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सभी प्रधानमंत्री की कृपा दृष्टि के लिए उत्सुक रहते हैं। इन समस्त शक्तियों के माध्यम से प्रधानमंत्री न केवल शासन अपितु संपूर्ण प्रशासन पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। जब उसी के दल के दिग्गज नेता लोकसभा में चुनाव हार जाते हैं तो वह उन्हें ओबलाइज करने के लिए महत्वपूर्ण पद प्रदान कर देता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनता के विश्वास का प्रतीक। सामान्यतः नेहरू शासन, इंदिरा गांधी शासन, मोदी शासन आदि संबोधनों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्यों का दायित्व तथा श्रेय प्रधानमंत्री को ही दिया जाता है। सामान्य जनता थोड़ी सी महंगाई बढ़ने पर, कोई समस्या आने पर सीधा प्रधानमंत्री का नाम लेती है। दल प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को चुनाव के समय इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं ताकि जनता को यह विश्वास हो जाए कि देश उन्हीं के हाथों में तथा नागरिक का भविष्य उन्हीं के शासन में सुरक्षित रहेगा। जैसा कि हमने पिछले लोकसभा चुनाव में के दौरान मोदी के व्यक्तित्व को राजनीतिक दलों के द्वारा दर्शाया गया देखा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी तक विभिन्न प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व, कार्यशैली तथा प्रभाव का विश्लेषण किया जाए तो कुछ तथ्य स्पष्ट रूप से हमारे सामने उभर कर आएंगे। जैसे संविधान ने प्रधानमंत्री को अत्यंत शक्तिशाली बनाया है ताकि वह देश को एक सूत्र में बांध कर रख सके। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन विविधताओं को एकता के सूत्र में बांध कर रखना यह प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व है। विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न वर्गों के, अमीर गरीब, ऊंच नीच, विभिन्न प्रकार के फूलों को एक माला में पिरोकर रखने का कार्य प्रधानमंत्री का है। इसलिए प्रधानमंत्री के पद को संविधान के द्वारा इतना शक्तिशाली बनाया गया है ताकि वह संपूर्ण देश, सबका साथ, सबका विश्वास प्राप्त करके देश को आगे ले जा सके। भारतवासी देश के तत्कालीन नेताओं के त्याग से परिचित थे। उन्होंने राष्ट्रहित में निर्णय लेने के सभी अधिकार प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप दिए। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, उसके विचार, उसकी कार्यशैली उसके महत्व को बढ़ाने अथवा घटाने में सहायक होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में जिस प्रकार आज़ादी की लड़ाई को लड़ा गया, उसमें जनता ने देखा कि किस तरह से नेताओं ने त्याग करके राष्ट्र को आज़ादी दिलाई। इसलिए वे चाहते थे कि आने वाले समय में देश तरक्की करे, देश अच्छा बने, आगे बढ़ सकें हम सब लोग। इसलिए राष्ट्रीय हित को महत्वपूर्ण स्थान देने में तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब अधिकार प्रधानमंत्री के हाथों में दिए जाएं। प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का स्थान स्थापित करने पर उसका सम्मान बढ़ जाता है। जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संस्थापना में पंडित नेहरू का योगदान, विश्व के मानचित्र पर भारत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने में महती भूमिका निभाई है। इसके विपरीत अगर विश्व स्तर पर भावनाएं आहत होती हैं तो उसका कुप्रभाव भी प्रधानमंत्री की स्थिति पर पड़ता है। प्रधानमंत्री के राजनीतिक दल की संसद में स्थिति क्या है, इससे भी प्रधानमंत्री के पद की स्थिति बहुत अधिक प्रभावित होती है। अगर प्रधानमंत्री के दल को 2/3 मेजॉरिटी मिली है, 272 प्लस का आंकड़ा उसके पास है, तो संसद में प्रधानमंत्री की स्थिति अलग होती है। अगर वह मिलीजुली गठबंधन सरकारें, संविदा सरकारें
सरकारों का प्रधानमंत्री होता है तो वह विभिन्न दलों को रिझाने में ही लगा रहता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री की स्थिति, उस दल की स्थिति संसद में क्या है, इस बात पे बहुत अधिक निर्भर करती है। उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन से यह ज्ञात हो जाता है कि प्रधानमंत्री का पद संविधान निर्माताओं के द्वारा शक्ति संपन्न बनाया गया, तथापि अन्य अनेक भी कारक हैं जो इस पद की वास्तविक स्थिति को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।